चलिए पेज नंबर 15 और ऑलमोस्ट इन द मिडल ऑफ द पेज द डायलॉग ऑफ जो केलर यू हैव गॉट अ बिजनेस हेयर व्हाट द हेल इज दिस। लास्ट लेक्चर में हमने जहाँ स्टोरी छोड़ी उसमें हमने देखा कि लास्ट जो हमने डायलॉग पढ़ा वो क्रिस का डायलॉग था, जिसमें वो अपने फादर को इस बात के लिए कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो एनी से शादी करना चाहता है। उनके बीच की हमने कन्वर्सेशन पढ़ी कि जहाँ पर उसके फादर शायद उसको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि क्रिस एनी को छोड़कर और भी बहुत सारी लड़कियाँ हैं। वो सारी डिटेल हमने इसमें स्टोरी में पढ़ी। और लास्ट जो डायलॉग जहाँ हमने स्टोरी छोड़ी उसमें क्रिस जो है वो अपने फादर को एक तरह से धमकी देता है, उन्हें ये वार्निंग देता है कि या तो वो एनी से उसकी शादी करवा दें या वो ये घर छोड़ के चला जाएगा। और क्रिस और एनी के शादी में या उनकी मैरिज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? केट के लिए, है ना। वो रीज़न हमने आई थिंक यू ऑलरेडी नो कि वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जैसे ही क्रिस ने कहा कि मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा और न्यूयॉर्क में जाके मैं सेटल हो जाऊंगा, तो उस चीज़ के जवाब में जो केलर ने उससे कहा कि तुम्हारा यहाँ एक बिज़नेस है जिसे तुम संभाल रहे हो, जिसके तुम मालिक हो, एंड व्हाट द हेल इज दिस। जो तुमने अभी कहा कि मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा, उसका क्या मतलब था? क्रिस, द बिजनेस, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है। हैरानी से क्रिस ने कहा बिजनेस, द बिजनेस डजंट इंस्पायर मी। जिस बिजनेस का लालच देके तुम मुझे यहाँ रोकना चाहते हो उसमें मुझे मज़ा नहीं आता। मस्ट यू बी इंस्पायर्ड। अच्छा, तुम्हें भी बिजनेस करने के लिए उसमें मज़ा आना ज़रूरी है बिजनेस संभालने के लिए? क्रिस, यस बिल्कुल। आई लाइक इट एन आवर अ डे। मुझे फैक्ट्री में जाकर बिजनेस संभालना 1 घंटा तो अच्छा लगता है कि मैं पूरे दिन में 1 घंटा वो काम संभालूं तो मुझे ठीक लगता है। इफ़ आई हैव टू ग्रब फॉर मनी ऑल डे लॉन्ग एटलीस्ट एट इवनिंग आई वॉन्ट इट ब्यूटीफुल। अगर मुझे पूरा दिन फैक्ट्री में काम करना है, बिजनेस करना है, पैसा कमाना है, अगर पूरा दिन मुझे पैसे के पीछे ही भागना है, पैसे के लालच में बिजनेस करना है, तो कम से कम मैं ऐसी ज़िंदगी चाहता हूँ कि जब मैं दिन भर पैसा कमा के घर लौटूँ शाम को, तब कम से कम मुझे एक अच्छी सी लाइफ, खूबसूरत सा घर चाहिए, अच्छी लाइफ चाहिए। आई वॉन्ट अ फैमिली, आई वॉन्ट सम किड्स। एक अच्छा परिवार चाहिए उसे अपना और कुछ बच्चे चाहिए। आई वॉन्ट टू बिल्ड समथिंग आई कैन गिव माई सेल्फ टू। मैं ऐसा कुछ बनाना चाहता हूँ अपनी लाइफ में जिसको मैं अपना कह सकूँ। एनी इज़ इन द मिडल ऑफ दैट। और ये जो बातें वो कह रहा है कि मुझे एक खूबसूरत घर चाहिए, एक अच्छा फैमिली चाहिए, बच्चे चाहिए, एक अच्छी लाइफ चाहिए, इन सब के बीच में, इन सब के सेंटर में कौन है? एनी। क्योंकि ये सब काम वो एनी के साथ ही करना चाहता है। एनी इज़ इन द मिडल ऑफ दैट, नाउ वेयर डू आई फाइंड इट। अब मुझे ये बताओ कि अगर एनी ही मेरी लाइफ में नहीं आएगी, उसने अपने फादर को क्वेश्चन किया कि एनी इज़ नॉट देयर विद हिम, उसकी लाइफ में नहीं है, तो फिर मैं एक अच्छी लाइफ की कल्पना कैसे कर सकता हूँ? मैं कैसे सोच सकता हूँ कि मैं एक अच्छी लाइफ बिताऊँगा? केलर, यू मीन गोज टू हिम। क्रिस के पास जाता है और कहता है तुम्हारा कहने का मतलब है टेल मी समथिंग। लेकिन वो अपनी बात को कहते कहते मानो उसने बात को चेंज किया। उसने कहा एक बात बताओ मुझे, यू मीन यू वुड लीव द बिजनेस। क्या तुम सीरियस हो? क्या तुम सच में इस बिजनेस को छोड़ के हमेशा के लिए चले जाओगे? क्रिस ने कहा यस, ऑन दिस आई वुड। कहता बिल्कुल चला जाऊंगा अगर मेरी ये शर्त नहीं मानी गई। और वो किस शर्त की बात कर रहा है? एनी से शादी की। अगर वो कहता है कि मेरी ये शर्त नहीं मानी गई तो मैं ये बिजनेस छोड़कर चला जाऊंगा। केलर, आफ्टर अ पोज, वेल यू डोंट वांट टू थिंक लाइक दैट। और केलर ने कुछ क्षण रुका, कुछ मोमेंट रुका और फिर उसने कहा वेल अगर ऐसा है तो तुम्हें इस तरह से सोचने की ज़रूरत नहीं है। किस तरह से सोचने की ज़रूरत नहीं है? क्या कहना चाह रहा है जो केलर? कि वो ये घर, ये बिजनेस, ये शहर छोड़ के जाने के बारे में जो सोच रहा है वो उसको उस काम के लिए मना कर रहा है। क्रिस, देन हेल्प मी स्टे। और क्रिस कहता है ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि मैं ये सब कुछ छोड़ के ना जाऊं तो मेरी मदद करो यहाँ पर रुकने में। और वो किस मदद की बात कर रहा है? वो किस कंडीशन पर यहाँ रुकेगा? सिर्फ इस कंडीशन पर कि अगर उसकी शादी एनी से करा दी जाए।
केलर ऑल राइट, केलर ने कहा ठीक है, बट डोंट थिंक लाइक दैट, लेकिन घर छोड़ के जाने के बारे में इस तरह से अपने दिमाग में मत सोचो, बिकॉज व्हाट द हेल डिड आई वर्क फॉर, क्योंकि अगर मैंने इतने सालों में इतनी मेहनत की, इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया, तो किसके लिए? तुम्हारे लिए ही तो। दैट्स ओनली फॉर यू क्रिस, सिर्फ तुम्हारे लिए तो मैंने ये सब पैसा कमाया है। द होल शूटिंग मैच इज़ फॉर यू। ये जो शूटिंग मैच मतलब ये जो ताम झाम इतनी मैंने मेहनत की, इतने सालों से मैंने इस बिज़नेस को, एम्पायर को खड़ा किया, उसका जो मकसद है वो क्या है? क्रिस के लिए ही तो वो कह रहा है कि तुम्हारे लिए तो मैंने ये सब कुछ किया। क्रिस, आई नो दैट डैड। और उसने अपने फादर को कहा कि ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, जस्ट यू हेल्प मी स्टे हियर, इसीलिए तो आपको कह रहा हूँ कि मैं भी जाना नहीं चाहता अपनी मर्जी से, लेकिन यहाँ रुकने में मेरी मदद करो। केलर, पुटिंग अ फिस्ट अप टू क्रिस जॉ, बट डोंट थिंक दैट वे, यू हियर मी। और इस तरह से जो केलर ने अपनी फिस्ट मतलब अपना मुक्का, मतलब जैसे जानबूझ के वो नाटक कर रहा है कि वो क्रिस के जबड़े पर मार रहा है या उसके मुंह पर मार रहा है, तो क्रिस ने को कहा, जो केलर ने, लेकिन जो भी हो तुम ये बात अपने दिमाग से निकाल दो कि तुम ये घर या ये बिजनेस छोड़कर जाओगे। क्रिस, आई एम थिंकिंग दैट वे। और क्रिस एक ऐसा किरदार है जो पूरी ईमानदारी से बात करता है। वो ही इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जो सामने वाले का मन रखने के लिए झूठ बोल देगा। एक झूठ वो बोल रहा है अपनी माँ से, और वो भी अपने फादर के कहे से कि लैरी जिंदा है या आएगा, वो उसकी बात करे। बट अदरवाइज क्रिस केलर का कैरेक्टर ऐसा दिखाया गया है स्टोरी में जहाँ पर वो सच बोलता है, और ऐसा नहीं है कि सामने वाले को खुश करने के लिए, उसका मन रखने के लिए वो अपनी बात से हट जाए, नहीं, वो पूरा मतलब जिसको कहेंगे स्ट्रॉन्ग विल्ड और पूरी तरह से डिटरमाइंड कैरेक्टर है कि जो उसने कहना है वो ब्लंटली मुंह पे कह देना है, वो घुमा फिरा के उसको बात को पलट के नहीं कहेगा। उसने कहा कि मेरे दिमाग में ये बात बार बार आ रही है कि मैं ये घर छोड़कर चला जाऊं, अगर तुम चाहते हो कि मैं रुकूं तो फिर मेरी मदद करो यहाँ रुकने में। केलर, लोअरिंग हिज हैंड, आई डोंट अंडरस्टैंड यू आई। और केलर जो अपना सिर झुका के पूछता है कि मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें समझ ही नहीं पाता हूँ, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ, क्या मैं तुम्हें समझता हूँ? क्रिस, नो यू डोंट। और क्रिस ने कहा, नहीं, तुम मुझे नहीं समझते। आई एम अ प्रीटी टफ गाय, मैं थोड़ा सा अलग किस्म का या थोड़ा सा सख्त इंसान हूँ। केलर, या आई कैन सी दैट, हाँ वो तो मैं देख ही रहा हूँ कि तुम कितने स्ट्रांग हो। और यहाँ पर स्ट्रांग जो कैरेक्टर है या स्ट्रेंथ की जिसकी बात हो रही है, वो फिजिकल स्ट्रेंथ की बात नहीं हो रही है, वो मेंटल स्ट्रेंथ की बात हो रही है। मेंटली ही इज़ वेरी स्ट्रांग। वाकई में क्रिस जो है वो मेंटली बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि देखो ना लास्ट लेक्चर में भी हमने जो उसके कैरेक्टर के बारे में चीज़ें पढ़ी कि वो एक बार उसने ठान लिया कि अगर वो एनी से शादी करेगा तो वो घर छोड़ने को तैयार है, अपनी फैमिली छोड़ने को लिए तैयार है, इतना पैसा छोड़ने के लिए तैयार है, बट वो एनी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और वो ये बात को अच्छी तरह से जानता है क्रिस की एनी से शादी करना अपने आप में बहुत कंट्रोवर्शियल है उसके लिए, ये आसान नहीं है। उसके भाई की होने वाली पत्नी है, भाई का भी कुछ पता नहीं है। मैं कहती हूँ भाई अगर वो मान चुका है क्रिस को, उसका भाई मर चुका है, लैरी इज डेड, ये बात मानने के बाद भी अपने होने वाली वो रिश्ता तो मन में वही बन जाता है ना कि मेरी होने वाली भाभी है, अपनी भाभी से शादी करने के बारे में सोचना मतलब थोड़ा सा वो हट के काम है, थोड़ा सा हिम्मत का काम है। तो वो उस स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं कि वो मेंटली बहुत स्ट्रांग है। मदर appears on porch. She is in her early 50s, woman of uncontrolled inspirations and an overwhelming capacity for love. और अब काफ़ी वक्त के बाद जब तकरीबन सभी किरदार हमारे सामने आ चुके हैं, सिर्फ 2 किरदार ऐसे बचे हैं, 2 कैरेक्टर ऐसे बचे हैं जिनको अभी तक हमने फेस टू फेस नहीं देखा है। उनमें से एक केट किलर है जो अभी अभी स्टेज पर आई है, और दूसरा किरदार कौन सा है जो अभी बचा है? एनी, है ना, जिसके बारे में हमने ये पढ़ा कि वो आ चुकी है, सो रही है कमरे में, नाश्ता कर रही है, अभी स्टेज पर नहीं आई है। तो बाकी सब कैरेक्टर्स जो हमने इस प्ले में पढ़े हैं वो एक एक करके हमारे सामने आ चुके हैं, उन सब के बारे में हम जान चुके हैं, उनसे मिल चुके हैं, किस तरह का किरदार है, कैसा कैरेक्टर है, कैसा इंसान है।
केट केलर आई है, और केट केलर जब आई है तो उसके बारे में हमें बताया गया है कि वो अर्ली 50s मतलब 50 साल पूरे कर चुकी है, लेकिन अभी अर्ली 50s मतलब 51 या 52 ईयर्स, ये तकरीबन उसकी एज है। और उसको देखकर हमको ये चीज़ पता चलती है कि ही इज़ अ वुमन ऑफ अनकंट्रोल्ड इंस्पिरेशन। अनकंट्रोल्ड इंस्पिरेशन मतलब शायद उसका अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं है, या अपने सोचने पर, अपनी थॉट प्रोसेस पर कंट्रोल नहीं है, अपने दिमाग पर कंट्रोल नहीं है। इंस्पिरेशन मतलब व्हाट यू थिंक, व्हाट यू इंस्पायर मतलब आप क्या चाहते हो वो खुद ही को ही नहीं पता है शायद। व्हाट यू वांट, व्हाट यू लाइक, शायद वही नहीं पता है। तो अनसर्टेन सा कैरेक्टर है। लेकिन इसके साथ साथ एक और जो खूबी उसके कैरेक्टर की हमें समझ में आती है वो ये कि बेइंतहा प्यार करने की उसमें क्षमता है। वो एक ऐसा कैरेक्टर है, एक ऐसी लेडी है जो किसी से भी बेहद प्यार करती है, वो सभी से प्यार करती है। मदर जो, और जैसे ही वो बाहर आई आंगन में, उसने सबसे पहले अपने हस्बैंड को, अपने पति को आवाज़ लगाई, जो क्रिस गोइंग टूवर्ड्स पोर्च, हेलो मॉम। और क्रिस ने अपनी माँ को बुलाया, हेलो मदर, इंडिकेटिंग हाउस बिहाइंड हर टू केलर। और उसने स्टेज पर से जहाँ वो खड़ी है पीछे इशारा किया अपने घर पर जहाँ से वो आई है, और उसने जो केलर से पूछा, डिड यू टेक अ बैग अंडर द सिंक, क्या तुमने किचन में से बैग उठाया सिंक के नीचे से। केलर, या आई पुट इट इन द पेल, हाँ हाँ मैंने उठाया और मैंने उसे पेल माने कचरे के डिब्बे में डाल दिया। मदर, वेल गेट इट आउट ऑफ द पेल, जाओ उसे डस्टबिन में से बाहर निकालो। दैट्स माई पोटैटोज, क्योंकि उस बैग में कचरा नहीं बल्कि आलू थे। क्रिस बर्स्ट आउट लाफिंग, गोज अप इनटू एली। क्रिस ये बात सुनकर जोर से हंसता है और हंसता हुआ गैलरी में जाता है। केलर लाफिंग, आई थॉट इट वॉज गार्बेज, और हंसते हुए जो केलर ने कहा, अच्छा उसमें कचरा नहीं था, उसमें कूड़ा नहीं था, मैंने तो सब सोचा उसमें गार्बेज है। मदर, विल यू डू मी अ फेवर जो, डोंट बी हैप्पी। और उसने कहा, केट केलर ने अपने हस्बैंड से, एक मेरी मदद करोगे, एक एहसान करोगे मुझ पे कोई एहसान मत करो, मेरी कोई मदद मत करो, कि चाह कर भी तुम मुझे कभी मदद करने के बारे में मत सोचना। केलर, आई कैन अफोर्ड अनदर बैग ऑफ पोटैटोज। और जिस तरह से उसकी वाइफ ने उसको कहा कि मेरी कोई मदद मत किया करो, तुमने मेरे आलू कूड़े में फेंक दिए या दिस एंड दैट, तो केलर ने कहा कि मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं तुम्हें एक नया मतलब नए आलू ला के दे सकता हूँ, अगर वो मैंने फेंक भी दिए तो उनको फेंक के भी मैं नए ला सकता हूँ, इतने पैसे हैं। मदर, मिनी स्कॉट दैट पेल इन बॉइलिंग वाटर लास्ट नाइट, इट्स क्लीनर देन योर टीथ। और केट केलर ने कहा कि ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कि नए आलू लाने की कतई कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो उनकी नौकरानी है मिनी, जो उनकी मेड है, उसने कहा कि उसने कल रात ही खौलते हुए पानी से, उबलते हुए पानी से डस्टबिन साफ़ किया है, जिसकी वजह से वो डस्टबिन तुम्हारे दांतों से भी ज़्यादा सफ़ेद है, ऐसा उसने अपने हस्बैंड को बोला। Keller, and I don't understand why after I worked 40 years and I got a maid, why I have to take out the garbage. और केलर कहता है, मुझे एक बात ये समझ नहीं आती कि मैं पिछले 40 सालों से मेहनत करके पैसा कमा रहा हूँ, पिछले 40 सालों से मैं काम कर रहा हूँ, घर में इतने नौकर चाकर हैं, नौकरों के होने के बावजूद भी कूड़ा मुझे ही उठा के क्यों बाहर फेंकना पड़ता है। Mother, if you would make up your mind that every bag in the kitchen isn't full of garbage, you wouldn't throwing out my vegetables. और अपने हस्बैंड से कहती है केट केलर, अगर तुम अपने दिमाग में ये बात बिठा लो कि किचन में रखा हुआ हर बैग कचरा नहीं है, उसमें कूड़ा नहीं है, अगर ये बात समझ लो ना, तो तुम मेरी सब्जियों को ऐसे उठा उठा के मेरे मत फेंको बाहर। लास्ट टाइम इट वॉज दी अनियंस, पिछली बार तुमने ऐसे ही कूड़ा समझ के मेरे प्याज बाहर फेंक दिए थे। क्रिस कम्स ऑन हैंड्स हर बैग, और क्रिस जो गैलरी में जाके उस डस्टबिन में से बैग निकाल लाया है पोटैटोज़ का, उसने अपनी मदर को वो दे दिया। केलर, आई डोंट लाइक गार्बेज इन द हाउस। जो केलर ने कहा, मुझे इस घर में बिल्कुल भी कचरा पसंद नहीं है। मदर, देन डोंट ईट। और केट केलर ने कहा, अगर तुम्हें किचन में हर चीज़ कचरा लगती है, हर बैग कचरा लगता है, फिर तो खाना ही खाना छोड़ दो, क्योंकि खाना खाओगे तो फिर घर में सब्जियां भी आएंगी, सामान भी होगा किचन में, और तुम्हें तो हर बैग कूड़े का लगता है।
शी गोज इन टू द किचन विद द बैग, और ये कहते हुए वो किचन में वो पोटैटोज़ का बैग रखने चली जाती है. क्रिस, दैट सेटल्स यू फॉर टुडे. और जब केट केलर अंदर गई है तो पीछे से क्रिस ने अपने फादर को क्या कहा, आज की डोज पूरी हुई, आज का तुम्हारा कोटा पूरा हुआ. यू नो, ये हम लास्ट लेक्चर में भी वी वर डिस्कसिंग अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन जो केलर एंड क्रिस. दे आर नो डाउट फादर एंड सन, बट दे आर मोर ऑफ फ्रेंड्स. एक ऐसा रिलेशन है उनके बीच में जो बाप बेटे का तो है ही है, लेकिन उससे भी बढ़ के एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं. और उन दोनों के बीच की ट्यूनिंग हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि वो इस तरह से एक दूसरे को समझते हैं कि शायद बगैर कहे एक दूसरे के मन में क्या चल रहा है वो समझ जाते हैं, वो जान जाते हैं. तो अब वो क्रिस जो है वो एक तरह से अपने फादर को छेड़ रहा है, मजाक बना रहा है कि और लो पंगे, आया मज़ा, आज की डोज मिल गई, आज का कोटा पूरा हुआ. केलर, या आई एम इन द लास्ट प्लेस की. कहता हाँ, मुझे मेरी औकात बता दी गई है कि मैं इस घर में सबसे बाद में आता हूँ. मतलब वो ये कहना चाहता है कि आई एम द लीस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन, कि मेरी किसी को कदर ही नहीं है. आई डोंट नो, वंस अपॉन अ टाइम आई यूज टू थिंक दैट व्हेन आई गॉट मनी अगेन आई वुड हैव अ मेड एंड माई वाइफ वुड टेक इट ईजी. कहता मुझे कई बार तेरी माँ का हिसाब किताब समझ नहीं आता. कभी ऐसा वक्त था जब मैं ये सोचता था कि जब मेरे पास खूब सारे पैसे होंगे तो घर में मैं नौकर चाकर रखूँगा और फिर मेरी पत्नी को काम करने की ज़रूरत नहीं होगी, वो घर के काम की इतनी टेंशन नहीं लेगी, वो आराम करेगी. नाउ आई गॉट मनी, आज मेरे पास दौलत तो है, एंड आई गॉट अ मेड, मेरे घर में नौकरानी भी है, एंड माई वाइफ इज़ वर्किंग फॉर द मेड. लेकिन आज भी मेरी पत्नी काम करती है. ऐसा लगता है कि पहले वो हमारे लिए नौकरी करती थी, काम करती थी, आज वो नौकरानी के लिए काम करती है. ही सिट्स ऑन द वन ऑफ द चेयर्स, और ये कहते हुए वो एक कुर्सी पर बैठ जाता है. मदर कम्स आउट ऑन द लास्ट लाइन. जैसे वो आखिरी लाइन वो बोल रहा था कि वो अपनी मेड के लिए काम कर रही है, तुम्हारी माँ ये वो, जब वो बोल रही थी एग्जैक्टली एट दैट टाइम केट केलर अगेन कम्स ऑन द स्टेज. शी कैरीज अ पॉट ऑफ स्ट्रिंग बीन्स, और उसके हाथ में एक पॉट है, एक बर्तन है जिसमें मटर है, मटर छीलने के लिए वो लाई है. मदर, इट्स अ डे ऑफ, वट आर यू क्रैबिंग अबाउट. और उसने जो केलर की वो बात सुन ली कि जब वो नौकरानी के बारे में और अपनी पत्नी के बारे में ऐसे बोल रहा था, तो केट केलर ने कहा ऐसे कुरकुर करने की ज़रूरत नहीं है, आज मेड की छुट्टी है. क्रिस टू मदर, इजंट एनी फिनिश्ड ईटिंग. क्रिस ने पूछा अपनी माँ से, क्या एनी ने नाश्ता भी ख़त्म नहीं किया. मदर, लुकिंग अराउंड प्रीऑक्यूपेडली एट या. और केट केलर जो है वो आंगन में इधर उधर देख रही है, और प्रीऑक्यूपाइडली मतलब ऐसा लग रहा है कि उसके दिमाग में कुछ चल रहा है, पहले से ही कुछ सोच रही है. शी विल बी राइट आउट. और क्रिस की बात सुनकर केट ने जवाब दिया, हाँ हाँ अभी आ जाएगी वो. मूव्स, और वो इधर उधर चलती है. दैट विंड डिड सम जॉब ऑन दिस प्लेस. और इधर उधर घूमते हुए उसने क्या कहा, क्या बोलती है, कल रात के तूफान ने काफ़ी काम खराब कर दिया यहाँ पर. ऑफ द ट्री, और जाहिर सी बात है उसका इशारा किस तरफ है, कौन से ट्री की तरफ है, एप्पल ट्री की तरफ है. और उसने कहा सो मच फॉर दैट थैंक, कि जो भी नुकसान हुआ वो, क्योंकि वो एप्पल ट्री जो है वो गिर चुका है तूफान में, तो कहती है चलो जो भी नुकसान हुआ उतने पे ही बात टल गई, तो उतना ही काफ़ी है. केट केलर है, क्रिस की बात पर कोई जवाब नहीं देती, और वो कुछ पंखुड़ियाँ जो हैं, पैटल्स मतलब फूलों की पंखुड़ियाँ जो हैं वो उनको उठाती है और उनको स्मेल करती है और फिर उन्हें गिरा देती है. मदर, नो मोर रोजेस. सारे जो रोज़ थे, जो गुलाब के फूल थे, वो कल के तूफान में गिर गए, ख़त्म हो गए. इट्स सो फनी, एवरीथिंग डिसाइड्स टू हैपन एट द सेम टाइम. और कहती है कि ऐसा लगता है सारी चीज़ें एक ही वक्त पर इकट्ठी हो रही हैं. दिस मंथ इज़ हिज बर्थडे. इसी महीने में उसका जन्मदिन है. वो किसके बर्थडे की बात कर रहा है, किसके बर्थडे की बात करी है, लैरी के. हिज ट्री ब्लोज डाउन एनी कम्स. उसका लगाया हुआ पेड़ जो है वो गिरता है. किस नो मोर रोजेस, इट्स सो फनी, एवरीथिंग डिसाइड्स टू हैपन एट द सेम टाइम, दिस मंथ इज हिज बर्थडे.
हिस्ट्री ब्लोज डाउन, हिस्ट्री ब्लोज डाउन। कौन सी ट्री की बात हो रही है यहाँ पर? एप्पल ट्री की। एंड वाई द एप्पल ट्री इज टॉक्ड अबाउट एज हिस्ट्री? लैरी का पेड़ क्यों कहा जा रहा है उसको? कि कहीं ना कहीं एक चीज़ हमें जो क्यों कह रहे हैं वो भी अभी हम पढ़ेंगे, वो भी हम जानेंगे, लेकिन एक चीज़ जो हम राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग डिस्कस करते आए हैं वो ये कि जो एप्पल ट्री है उसका कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस तो है इस कहानी में, और ये भी हम जान रहे थे कि कहीं ना कहीं उसका लैरी से कुछ कनेक्शन है, वो भी हमको समझ में आ रहा था। और अब वो और ज़्यादा क्लियर हो रहा है, और ज़्यादा वो पुख्ता हो रहा है, क्योंकि केट केलर उस एप्पल ट्री को लैरी का पेड़ कह रही है। वो क्यों कह रही है वो अभी हम देखेंगे। एनी कम्स, और इसी महीने में एनी आती है। माने ये जितनी भी इंसिडेंट्स हैं, ये जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं, वो ये कहना चाह रही है केट केलर कि जो जो चीज़ें लैरी से रिलेटेड हैं वो सब इकट्ठी हो रही हैं और एक ही टाइम पे हो रही हैं। लैरी का बर्थडे है इसी मंथ में उसका पेड़ गिर गया, उसी मंथ में एनी यहाँ आ गई, तो वो उसको कहीं ना कुछ उसके माइंड में कुछ चल रहा है। एवरीथिंग दैट हैपन सीम्स टू बी कमिंग बैक, ऐसा लगता है जो भी इस घर से चला गया था वो वापस लौट कर आ रहा है। आई वॉज जस्ट डाउन द सेलर एंड वट डू आई स्टम्बल ओवर, कहते मैं अभी कुछ दिन पहले ही मैं सेलर मतलब जो स्टोर टाइप जहाँ पर आप सामान रखते हो अपना, मैं स्टोर में थी और वहाँ मेरा पैर टकराया एक चीज़ से, और उसने पूछा अपने हस्बैंड से, जानते हो किससे मेरा पैर टकराया? हिज बेसबॉल ग्लव, एक बेसबॉल ग्लव था, वो किसका था? लैरी का। आई हैवंट सीन इट इन अ सेंचुरी, सदियों से यानी सालों से मैंने उस ग्लव को आज तक कभी नहीं देखा था। अभी मैं कुछ दिन पहले वहाँ पर गई तो वो मेरे सामने पड़ा था और मुझे वो नज़र आया। क्रिस, डोंट यू थिंक एनी लुक्स वेल? और क्रिस ने कहा अपनी मदर से, आपको नहीं लगता कि एनी खूबसूरत हो गई है? इससे पहले कि आप पेजेस पलटे, यहाँ पर इसको वापस वहीं जाओ जहाँ मैं अभी पढ़ रही हूँ और इसको समझो। यहाँ पर एक चीज़ पर ध्यान दें, मदर का बड़ा लंबा चौड़ा सा डायलॉग हमने पढ़ा जिसमें वो सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रही है? जो मदर का हमने लास्ट डायलॉग पढ़ा है, स्टार्टिंग फ्रॉम नो मोर रोजेस। इस डायलॉग में शी इज टॉकिंग अबाउट ओनली एंड ओनली अबाउट किसकी बात कर रही है? लैरी की। लैरी का जन्मदिन, लैरी का पेड़, लैरी का ग्लव एंड एनी लैरी की मंगेतर। ठीक है, जब केट केलर लैरी को याद करके लैरी के बारे में बात कर रही है तो उस बात से कोई लेना देना नहीं है। और क्रिस ने अचानक से क्या कहा? एनी सुंदर लगती है ना? मीन्स क्रिस ये नहीं चाहता कि उसकी मदर जो है वो लैरी को याद भी करे, वो नहीं चाहता कि लैरी के बारे में बात की जाए। ऐसा क्यों चाहता है क्रिस कि लैरी की बात ना की जाए? वाई? एक बहुत सिंपल सा रीज़न है, एक सिंपल सा लॉजिक है। अगर जो लास्ट लेक्चर में हमने डिटेल में इसको डिस्कस किया उसको अगर आप यहाँ पर रिलेट कर पाएँ या समझ पाएँ, देखो क्रिस वॉन्ट्स टू मैरी एनी, वेरी क्लियर है ना? यहाँ आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं है। क्रिस एनी से शादी करना चाहता है और क्रिस से एनी की शादी में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? केट। रुकावट क्यों है? क्योंकि केट को ऐसा लगता है कि लैरी जिंदा है, वो वापस आएगा, और क्योंकि लैरी की प्रेमिका है एनी या उसकी मंगेतर है, तो आप लॉजिकली प्रैक्टिकली सोच के देखो तो संभव ही नहीं है किसी भी तरह से कि क्रिस जो है वो एनी से शादी कर ले। तुक ही नहीं बनती, कोई बात ही नहीं बनती है ना? ये हम एनी केट केलर का स्टैंड पढ़ रहे हैं कि केट ऐसा सोचती है। दूसरी तरफ क्रिस क्या सोचता है? क्रिस ये सोचता है लैरी मर चुका है, वो वापस नहीं आएगा, वो बचपन से एनी को जानता है। क्रिस वो उसको पसंद करता है, वो उससे प्यार करता है, वो उससे शादी करना चाहता है, और वो अपना मन बना चुका है, और मन इतना बना चुका है कि वो अपना घर बार सब कुछ छोड़ने को तैयार है एनी से शादी करने के लिए। ठीक है, उसकी अपने पिता से जो बात हुई है, जो केलर से जो बात हुई है, वो ये कहता है ना कि नहीं तेरे को जाने तो मैं नहीं दूंगा ये सब कुछ छोड़ के, तेरे को यहीं पे रहना पड़ेगा। तो अगर क्रिस इस घर में रहना चाहता है या उसको रहना पड़े तो उसके लिए उसने क्या शर्त रखी है
कि उसकी और एनी की शादी करा जाए, राइट। अब एनी को न्यूयॉर्क से क्रिस ने बुलाया इसी काम से के लिए है, यही सोच के बुलाया है कि मैं उसको शादी के लिए पूछूंगा और उससे शादी कर लूँगा। एनी से शादी करने के लिए वो अपने फादर को तो ये बात बता चुका है, उसके फादर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो राज़ी है। एक ही सदस्य बचा उनकी फैमिली का, वो कौन है? केट केलर। अब केट केलर की जितनी डेडिकेशन है या जितनी वो डिटरमाइंड है इस काम को लेकर, इस बात को लेकर कि लैरी मरा नहीं है, वो जिंदा है, तो उसको उस दलदल से खींच के बाहर निकालना या उसको वहाँ से ये कह के समझाना कि नहीं नहीं मर गया है। और वो अगेन जैसा हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया कि लैरी जो है मर चुका है, इस बात को कहना बड़ा आसान है लेकिन साबित करना इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल। कोई सबूत नहीं है, कोई लाश नहीं है, कोई ग्रेव नहीं है, वो हम सब पढ़ चुके हैं। तो अब क्या होगा कि आप ये चीज़ ऑब्जर्व करेंगे, जैसे पहली बार मैंने आपको यहाँ पर ये दिखाया कि यहाँ पर देखो, जब जब केट केलर लैरी को याद करके उसके बारे में कोई भी बात करेगी तो क्रिस जो है वो उसको मैं ये तो नहीं कहूँगी कि चुप कराने की कोशिश करेगा या उसकी हाँ में हाँ नहीं मिलाएगा या उसको सपोर्ट नहीं करेगा, बल्कि वो टॉपिक को चेंज करके कहाँ ले जाएगा? एनी। क्योंकि अब वो धीरे 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 अपनी माँ के दिमाग से लैरी को निकाल के किसकी जगह बनाना चाहता है? एनी, है ना, क्योंकि वो एनी से शादी करना चाहता है। लैरी को तो जब तक लैरी निकलेगा नहीं केट के दिमाग से, उसके जहन से, तो वो सोच ही नहीं सकती एनी और क्रिस की शादी के बारे में। तो वो इसलिए लैरी को भुलाने की कोशिश कर रहा है। वो ये चाहता है कि धीरे 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 उसकी मदर जो है वो लैरी को अपने दिमाग से निकाल दे। अगर आप किसी भी चीज़ को लेकर, किसी भी पर्सन को लेकर बार बार बोल रहे हो, इसका मतलब वो आप यहाँ अटका हुआ है ना, तभी तो आप सारे दिन उसी के बारे में बात कर रहे हो। आप फैसिनेटेड फील करते हो किसी चीज़ को लेकर, तभी तो आप बात करते हो ना, कि आपको एक चीज़ बहुत पसंद है या आप उसको पसंद करते हो या वो आपके दिमाग में बात बैठी हुई है, तभी तो आपकी ज़ुबान पे बार बार आती है। तो वो दिमाग में से तो तभी निकलेगी जब वो यहाँ से तो रोक नहीं सकते, यहीं रोक लगाने की कोशिश करेगा ना। सो दैट्स वाई क्रिस इज ट्राइंग टू कट केट शॉर्ट whenever she talks about लैरी। ये एक चीज़ सबको समझ में आई? क्लियर? अब इसी चीज़ को, इसी सिचुएशन को दूसरे एंगल से भी समझो। दूसरे एंगल से कैसे? ये दोनों चीज़ें आप नोटिस करेंगे डायलॉग्स में, आने वाली लाइंस में इस चीज़ को नोटिस करेंगे। एक तो चीज़ क्लियर हुई कि whenever Kate will talk about लैरी, Chris will cut it short and he will change the topic, right? And the same way, whenever Chris will talk about Annie, Kate will cut him short and she will change the topic. समझ लो? गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। जब जब क्रिस एनी के बारे में बात करेगा, आपको ये चीज़ मैंने बताई अब है, लेकिन अभी ऊपर हमने इसी पेज पर कुछ डायलॉग्स, ऊपर एक जो डायलॉग पढ़ा, आप यहाँ उसको समझो। हमने अभी पढ़ा था ना कि जब वो केट केलर आई थी मटर लेके बाहर, है ना, पोटैटोज अंदर रखे, व्हेन शी केम बैक अगेन ऑन द स्टेज इन द यार्ड, तो क्रिस ने उससे पूछा कि एनी ने खाना खा लिया? उसने उसका ध्यान गार्डन में है और उसने कहा हाँ अभी आ जाएगी। और इससे पहले कि एनी के बारे में कुछ और बात आगे बढ़ती, उसने क्या कहा? मेरे तो सिर में बड़ा दर्द हो रहा है। शी टोटली चेंज द टॉपिक। सो ये जिसको हम कहें ना कि कुत्ते बिल्ली की रेस या एक चूहे बिल्ली की रेस, ये चलेगी बिटवीन केट केलर एंड क्रिस की। व्हेनेवर केट विल टॉक अबाउट लैरी, वो एनी को घुसा देगा, और जैसे ही केट एनी के बारे में बात चलेगी वो उसको बात को बदल देगी। ऐसा क्यों होगा? व्हाट इज द रीज़न? व्हाट कुड बी द रीज़न बिहाइंड दिस? एक बड़ा सिंपल सा रीज़न है। देखो, लैरी को लेकर अभी मैंने आपको समझाया कि जब जब केट लैरी को याद करेगी तो वो नहीं चाहता ना क्रिस कि वो उसको याद करे। और वो क्यों नहीं चाहता? क्योंकि वो एनी को से शादी करना चाहता है। तो जब तक लैरी उनके दिमाग से या उनकी फैमिली से आउट नहीं होगा, लैरी को एनी को इस घर में जगह नहीं मिलेगी। वो उसको कभी एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, केट कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, है ना। उसका तो रीज़न ये है।
और एनी की बात को जब क्रिस एनी को याद कर उसके बारे में बात करेगा अपनी मदर के सामने, तो माँ अपने बेटे की बात को काटेगी। उसका भी रीज़न सेम ही है बट एंगल चेंज है। वाई? जब फादर को पता है कि एनी को क्यों बुलाया है, माँ को तो ज़्यादा पता होगा ना। मदर इज़ मोर क्लोजर कि बच्चे के ज़्यादा, कि अगर बाप जो है अपने बेटे की बात, मन की बात को समझ सकता है बगैर बोले, तो क्या माँ नहीं समझेगी? माँ तो ऐसे पहचान लेती है आपके मन में क्या चल रहा है। आप परेशान हो, आप खुश हो, आप नर्वस हो, आप घबराए हुए हो, माँ को तो बगैर कहीं पता चल जाता है। आप जितना मर्जी छुपाने की कोशिश करो, मदर्स का तो रिलेशन ऐसा है कि वो 1 मिनट में आपको पकड़ लेती है। क्रिस ने एनी को न्यूयॉर्क से अपने घर बुलाया है इतने सालों के बाद, जिसका कारण फादर को पता है, तो क्या माँ को नहीं पता? पता है। केट केलर नोज एट दिस स्टेज ऑफ द स्टोरी, यहाँ पर भी केट केलर को ये बात पता है कि भैया कुछ खिचड़ी पक रही है क्रिस और एनी के बीच, ये नज़दीक आ रहे हैं, इनके बीच कुछ है, और वो नहीं चाहती कि ये रिश्ता आगे बढ़े। क्यों नहीं चाहती? अगेन घूम फिर के बात कहाँ पहुँच गई? लैरी पे, है ना? कि कारण कौन है? लैरी है। तो क्योंकि वो नहीं चाहती कि क्रिस और एनी की शादी हो, इसलिए जब जब वो एनी का जिक्र करेगा, वो उसको बात को चेंज करने की कोशिश करेगी, वो उसको बदलने की कोशिश करेगी, है ना? तो हर कैरेक्टर के दिमाग में अपनी एक प्लानिंग है, अपनी एक सोच चल रही है, और कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे, अभी तक हमने जितनी स्टोरी पढ़ी है उसमें लैरी को हमने देखा नहीं है, और हम उसको देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे ये भी हमको नहीं पता। पता नहीं वो जिंदा भी है या नहीं, पता नहीं वो मरना चुका हो, बट फिर भी लैरी इज़ वन सच कैरेक्टर इन दिस प्ले जो इतना इम्पॉर्टेंट है कि हमारे सामने ना आते हुए भी वो पूरी कहानी को कंट्रोल कर रहा है। ये पूरी कहानी जो है वो उसके इर्द गिर्द घूम रही है। हर कैरेक्टर से उसका रिलेशन है। क्रिस अगर एनी से शादी करने की सोच रहा है तो बीच में कौन आ रहा है? लैरी। अगर केट नहीं चाहती क्रिस और एनी की शादी हो तो उसमें भी रुकावट क्या है? लैरी। अगर एनी सोचती है कि मैं क्रिस से शादी करूं या ना करूं, अभी वो क्या सोचती है हमें पता नहीं, बट उसके जहन में भी तो लैरी होगा। प्यार करती थी, सगाई हुई थी, शादी होने वाली थी, एक रिलेशन था, ऐसा तो नहीं था कि वो उसको दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया और भूल गई। यू नो, सो लैरी इज़ वन सच कैरेक्टर इन दिस प्ले जो आपसे एग्जामिनेशन में भी पूछा जा सकता है कि कैरेक्टर स्केच ऑफ लैरी, तो वो हम ऐसा लगता है कि उसको हमें इमेजिन करके लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमने उसको देखा तो है ही नहीं। वो कैसा दिखता है, कितने साल का है, हमें अभी कुछ नहीं पता। आइडिया लगा है कि चलो 27 का हो जाएगा, मतलब हमने उसको फेस टू फेस नहीं देखा है, बट इवन देन ही इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन दिस स्टोरी बिकॉज ही इज़ एट द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द स्टोरी। ठीक है, चलिए इसको कल कंटिन्यू करें।